दोस्तों नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पूर्व वर्षों में राजस्थान बोर्ड में हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नाम से जो पुस्तक चलती है उसके कुछ पृष्ठों पर का अध्ययन करने वाले हैं। और चूंकि ये पुस्तक राजस्थान बोर्ड द्वारा राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा प्रकाशित है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा इसकी सामग्री का लेखन किया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं एक ऑथेंटिक पुस्तक है और इसका हम अध्ययन करते हैं। तो पहला जो शीर्षक है वह है आदिकाल, और आदिकाल की समयावधि यहाँ पर बताई गई है सन 993 से 1318 ईस्वी तक। यह आदिकाल का समय माना गया है। इस पुस्तक में हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका के बारे में पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है हिंदी भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है, यानी कि हिंदी का स्थान है वो सबसे ऊंचा है भारतीय आर्य भाषाओं में। भारतवर्ष को प्राचीन काल में आर्यावर्त नाम से जाना जाता था। यहाँ के निवासियों को आर्य तथा आर्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को आर्य भाषाओं के नाम से जाना जाता था। पृथ्वी के मानचित्र में भारत की स्थिति एक प्रायद्वीप के समान है। इसके उत्तर में हिमाच्छादित हिमालय तथा सुदूर दक्षिण में अथाह अपार सागर हिलोरे ले रहा है, जिसकी महान संस्कृति ने वैदिक संस्कार, सदाचार एवं सुव्यवस्थित सुदृढ़ सामाजिक परंपराओं को जन्म दिया है। सहिष्णुता भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा गुण है। तो भारतीय संस्कृति का गुण है सबसे बड़ा सहिष्णुता। हालांकि हिंदी साहित्य की दृष्टि से यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। जो समुद्र की भांति अनेक नदियों की धाराओं को अपने अंदर धारण करने की क्षमता रखती है, यह अनेक जाति धर्म के लोगों ने आक्रमण किया किंतु सब मिट गए, और भारतीय संस्कृति आज भी अमिट है। यह संस्कृति हमारी परंपराओं को नव जीवन प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप आज भी यह नव नूतन लगती है। यहाँ राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सभी परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आए हैं, किंतु इसकी सहिष्णुता की नीति से यह सदैव विजयी रही है। अगली जो पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से। हिंदी साहित्य में भक्ति, वीर और श्रृंगार का त्रिवेणी संगम दृष्टिगोचर होता है, यानी कि त्रिवेणी संगम हो रहा है। भक्ति का, वीर का और श्रृंगार, तीनों ही रसों का त्रिवेणी संगम हो रहा है हिंदी साहित्य में। और किस प्रकार दृष्टिगोचर होता है इस पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें भक्ति की धारा के संग ओजस्वी शैली के रूप में यहाँ पर वीर रस के रूप में रासो साहित्य, श्रृंगार रस के रूप में महाकवि बिहारी की नायिका का अद्भुत श्रृंगार, और घनानंद के वियोग भरे कवित्त, और साथ ही यहाँ पर भूषण का राष्ट्र प्रेम उजागर होता है। तो यह जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य में त्रिवेणी संगम दृष्टिगोचर होता है, और वे तीनों रस हैं भक्ति, वीर और श्रृंगार। भारत की इस पावन भूमि में धर्म, संस्कृति और संस्कारों की अजस्र धारा प्रवाहित होती है, जो जीवन को अमृतमय जीवन प्रदान कर रही है। यहाँ के कवि, यह भी पंक्ति महत्वपूर्ण है, यहाँ के कवि या लेखक स्वांतः सुखाय के साथ परिजन हिताय साहित्य का सृजन करते हैं। तो कवियों का जो उद्देश्य है यहाँ के, वह उद्देश्य है स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए, और परिजन हिताय, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के सुख के लिए यहाँ के कवि या लेखक है वो सृजन कार्य करते हैं। आगे बताया गया है
कवियों में तुलसी, सूर, जायसी और कबीर अपनी वाणी से जन समूह को भक्ति और प्रेम की धाराओं से आनंदित करते हैं। तो इन्होंने तुलसी, सूर, जायसी और कबीर इन्होंने भक्ति और प्रेम पर अपनी बात रखी है। तो भारतेंदु, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद अपने साहित्य के द्वारा राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद इनका जो साहित्य सृजन का जो उद्देश्य रहा है वह है राष्ट्र प्रेम। इनके साहित्य में राष्ट्र प्रेम झलकता है। इस प्रकार के गौरवान्वित साहित्यकारों पर हम भारतीयों को गर्व है, क्योंकि साहित्य को सुर सरी सम सब कर हित होई बताया गया है। तो यहाँ पर जो साहित्य को है सुर सरी सम सब कर हित होई, सबका हित करने वाला बताया गया है। तो यह इसके बारे में जानकारी थी, जिसमें जो मुख्य प्रश्न हमारे इसमें इस अनुच्छेद में जो बना है वह है, पहला तो प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि हिंदी साहित्य में त्रिवेणी संगम किन रसों का हो रहा है। तो उत्तर है इसका भक्ति, वीर और श्रृंगार रस। अगला जो प्रश्न बन रहा है वह यह है कि यहाँ के कवि साहित्य का सृजन किस लिए करते हैं। तो उसका उत्तर है स्वांतः सुखाय और परिजन हिताय, अपने और दूसरों के सुख के लिए, हित के लिए। और अगला जो प्रश्न बन रहा है वह है सुर सरी सम सब कर हित होई किसके संबंध में कहा गया है। तो वह है साहित्य के संबंध में, हिंदी साहित्य के संबंध में। तो ये जो 3 प्रश्न है महत्वपूर्ण बन रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है इसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा, जो हिंदी की जननी भाषा है, के सिंधु शब्द से मानी जाती है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से मानी जाती है। तो सिंधु शब्द से मानी जाती है। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र सिंधु प्रदेश कहलाता था। ईरान, फारस या फारस की तरफ से भारत में आने वाले विदेशी आक्रमणकारी हिंदू कुश पहाड़ी मार्ग को पार करके जब सिंधु प्रदेश में आए तो उन्होंने सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश कहा, क्योंकि ईरानी भाषा में शब्द की प्रथम स ध्वनि को ह ध्वनि में उच्चारित करते हैं, अतः सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश कहने लगे। तो जो सिंधु प्रदेश था उसको ही हिंद प्रदेश कहने लगे। और इसका कारण यह है कि ईरान में स को ह बोला जाता है या उसका उच्चारण किया जाता है। तो सिंधु की जगह फिर हिंदू प्रदेश हो गया और वहाँ के निवासियों को सिंधु के स्थान पर हिंदू कहने लगे। यही सिंधु की भाषा हिंद भाषा कहलाने लगी। जो सिंधु में रह रहे थे उनकी जो भाषा है वह अब सिंधु भाषा की जगह हिंद कहलाने लगी। और आगे चलकर ईरानी भाषा का ईक प्रत्यय, ध्यान देना है, ईक प्रत्यय, सिंधु भाषा को हिंद कहलाने लगी सिंधु भाषा, और बाद में इसमें ईक प्रत्यय लग गया। इस तरह से हिंद धन ईक हिंदीक बन गया, जिसका अर्थ हिंद का हुआ। तो इस तरह से जो सिंधु शब्द की किस प्रकार उत्पत्ति हुई वो बताया गया है। और हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से मानी जाती है। यह जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनता है। और दूसरा प्रश्न यह भी आपके यहाँ बन रहा है कि ईरानी भाषा का जो ईक प्रत्यय है वह हिंद शब्द में जब मिलता है तो हिंदी बन जाता है, जिसका अर्थ है हिंद का हुआ। तो यह जो प्रश्न इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो पहला प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
आपसे यूं भी पूछा जा सकता है कि सिंधु हिंदू में कैसे परिवर्तित हुआ, तो इसका जो उत्तर है वो है ईरानी भाषा के शब्द में स को ह ध्वनि में उच्चारित करते हैं, इस कारण सिंधु हिंदू में परिवर्तित हो गया। अब हम अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। रूपांतरण के कारण इंडिया बन गया। बताया गया है कि यही शब्द धीरे धीरे परिवर्तित होकर हिंदी का हुआ, जो अंग्रेजी भाषा के रूपांतरण के कारण इंडिया बन गया। आज ये इंडिया समस्त भारतवर्ष का सूचक बन गया है। अब हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। भारतीय भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, ये हम सब लोग जानते हैं। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी, इसके बारे में भी हम जानकारी रखते हैं। ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया है, किंतु समय चक्र सदैव गतिमान होने के कारण परिवर्तनशील है, अतः भाषा भी धीरे धीरे अनेक रूपों में परिवर्तित होने लगी। संस्कृत भाषा का समय, अब ध्यान यह देना यहाँ पर, संस्कृत भाषा का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का रहा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह दो प्रकार की थी। कौन सी? संस्कृत भाषा दो प्रकार की थी। पहली थी वैदिक संस्कृत, इसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण एवं दर्शन आदि की रचना हुई। और दूसरी थी लौकिक संस्कृत, जिसमें रामायण, महाभारत इत्यादि की रचना हुई। तो इस प्रकार से संस्कृत भाषा का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का रहा। और संस्कृत भाषा को यह दो प्रकार की थी। पहली थी वैदिक संस्कृत और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। यही लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित हुई और धीरे धीरे पाली भाषा के रूप में परिवर्तित हुई। तो संस्कृत भाषा के बाद में पाली भाषा आती है। और पाली भाषा किससे बनी है? पाली भाषा लौकिक संस्कृत की बोलचाल की जो भाषा थी वह धीरे धीरे उसमें विकास होता गया, परिवर्तन होता गया थोड़ा बहुत, और यही भाषा आगे चल करके पाली भाषा में परिवर्तित हुई या पाली भाषा के रूप में पहचान बनाने लगी, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से ईसा की पहली शताब्दी तक माना जा सकता है। तो हम कह सकते हैं जो संस्कृत भाषा है वह 1500 से 500 तक, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, और उसके बाद में पाली भाषा है उसका जो विकास है 500 ईसा पूर्व से, यह चलिए ईसा की पहली शताब्दी तक, पहली सदी ईसा की। तो पहले संस्कृत भाषा और उसके बाद में पाली भाषा का विकास हुआ। इस भाषा में बौद्ध धर्म के विनय पिटक आपसे पूछे जा सकते हैं कि इन भाषा के दौरान या ये ग्रंथ है वो किस भाषा के दौरान विकसित हुए हैं। तो इस भाषा में यानी कि पाली भाषा में बौद्ध धर्म के विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक एवं जातक कथाओं की रचना हुई है। किंतु भाषा के दो रूप सदैव प्रचलित रहे हैं। पहला रूप साहित्यिक और दूसरा लौकिक अर्थात बोलचाल की। तो यह प्रारंभ से ही रहा है कि जो साहित्यिक रूप है वह एक अपने अच्छे स्तर पर था, और जो दूसरा बोलचाल की भाषा थी उसे लौकिक रूप कहा जाता था। तो भाषा के दो रूप सदैव प्रचलित रहे हैं और आज भी है। लौकिक भाषा में धीरे धीरे साहित्यिक रचनाएं होने लगी। पहले तो साहित्यिक भाषा में ही रचनाएं होती थी, लेकिन अब लौकिक भाषा में भी साहित्यिक रचनाएं होने लगी। जब कोई भाषा कवि और लेखकों का आश्रय पाकर नवीन भाषा में परिवर्तित हो जाती है तो साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर लेती है। पाली भाषा में भी ऐसा ही हुआ। तो लौकिक भाषा में रचना होने लगी और पाली की जो लौकिक भाषा थी उसे भी साहित्यिक भाषा के रूप में पहचान मिली। वह समय के अनुसार प्राकृत का रूप धारण करने लगी। तो पाली भाषा से फिर पाली की जो लौकिक भाषा थी उसे अब प्राकृत भाषा का आज कहा जाने लगा है।
पाली भाषा में भी ऐसा ही हुआ। वह समय के अनुसार प्राकृत का रूप धारण करने लगी। प्राकृत का समय ईसा की पहली शताब्दी। अब हमने देखा कि ईसा की पहली शताब्दी तक तो पाली भाषा का विकास हुआ था। अब ईसा की पहली शताब्दी से यानी उसके बाद से प्राकृत का विकास होने लगा। ईसा की पहली शताब्दी से लेकर के 500 ईस्वी तक। तो पहली ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा का समय माना जाता है। और इस काल में जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया। तो जैन साहित्य कब रचा गया? प्राकृत भाषा में रचा गया, पहली बात। और दूसरी बात, इसकी समयावधि है वो पहली शताब्दी से लेकर के 500 ईस्वी तक रचा गया। प्राकृत के समय जनपदों में क्षेत्रानुसार भाषा का प्रचार हुआ। यहीं से प्राकृत भाषा अपभ्रंश के रूप में प्रसारित हुई। और 500 ईस्वी के बाद में फिर प्राकृत भाषा है वह अपभ्रंश के रूप में प्रसारित होने लगी। यानी कि सबसे पहले संस्कृत आई, बाद में पाली, पाली के बाद में प्राकृत और बाद में अपभ्रंश का विकास हुआ। विद्वानों ने प्राकृत भाषा के अंतिम चरण में अपभ्रंश का उद्भव माना है। तो पूछा जा सकता है कि भाई अपभ्रंश का उद्भव कब से माना जाता है? तो आप कह सकते हैं कि प्राकृत भाषा के अंतिम चरण में अपभ्रंश का उद्भव माना जा सकता है, क्योंकि तत्कालीन प्रचलित शब्दों से यह पता चलता है कि प्राकृत के उत्तरार्ध में शब्दों में विकृति या बिगड़ना आना शुरू हो गया था। तो जो प्राकृत भाषा थी उसमें थोड़ी विकृति आने लगी, तो फिर वह अपभ्रंश का रूप लेने लगी। और इसके जो कुछ उदाहरण हमें मिलते हैं कि जैसे गाथा शब्द गाहा और दोहा शब्द दूहा के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी कि गाथा और दोहा ये प्राकृत शब्द हैं और इनका जो अपभ्रंश रूप है वह परीक्षाओं में पूछा जाता है। गाथा का जो अपभ्रंश रूप है वह गाहा है और दोहा का जो अपभ्रंश रूप है वह दूहा है। तो यह परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है कि गाथा या दोहा का जो अपभ्रंश रूप है वो क्या है, या फिर इनमें से अपभ्रंश रूप कौन सा है, गाथा है या गाहा। अपभ्रंश के समय देसी भाषा युक्त थोड़ी सरलता एवं मधुरता वाली भाषा का भी अभ्युदय हुआ। उसे अवहट्ठ भाषा कहने लगे। यानी कि अपभ्रंश के साथ में ही उसी के समय में एक ऐसी भाषा का विकास हुआ जिसमें थोड़ी सरलता थी और मधुरता थी। अपभ्रंश की तुलना में मधुरता थी, तो उस भाषा को अवहट्ठ भाषा कहा जाने लगा। यानी कि पहले संस्कृत भाषा के बाद में फिर पाली भाषा से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से फिर अवहट्ठ का विकास होने लगा। और अवहट्ठ भाषा जो है उसमें मैथिल कोकिल यह उपाधि है विद्यापति की। मैथिल कोकिल विद्यापति ने इसी भाषा में अपनी 2 रचनाएं लिखी है। अवहट्ठ भाषा में विद्यापति ने 2 रचनाएं लिखी हैं। कौन कौन सी हैं? परीक्षा में पूछा जा सकता है। कीर्ति लता और दूसरी है कीर्ति पताका। ये दोनों ही अवहट्ठ भाषा में लिखी गई कृतियां हैं जो कि मैथिल कोकिल विद्यापति की है। इसका एक उदाहरण यहाँ पर दे रखा है। देशिल बना सब जन मिठा ते तेसन जप हो अवहट्ठा। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये अवहट्ठ भाषा के में लिखी गई रचना है। अपभ्रंश भाषा के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों एवं बोलियों से ही हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है। तो अब हिंदी का उद्भव किससे हुआ है? अपभ्रंश भाषा के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से या अपभ्रंश भाषा की विभिन्न क्षेत्रीय रूपों और बोलियों से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है। तो अपभ्रंश के बाद में फिर हिंदी का उद्भव हुआ है। तो यह जो क्रम है वह संस्कृत से प्रारंभ हुआ। संस्कृत 2 प्रकार की थी और फिर लौकिक संस्कृत से विकास हुआ पाली का, फिर पाली से प्राकृत का, प्राकृत से फिर हो जाता है विकास अपभ्रंश का और अपभ्रंश से अवहट्ठ का, और साथ ही अपभ्रंश के दौरान ही अवहट्ठ है वह विकसित होती हैं और वह अपभ्रंश का जो सरलतम रूप है उसे कहा गया है अवहट्ठ। और अपभ्रंश से फिर हिंदी भाषा का उद्भव होता है। अपभ्रंश भाषी कवियों एवं दार्शनिकों, सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों एवं नाथ समुदाय के अनुयायियों से ही अपभ्रंश भाषा का प्रचार प्रसार हुआ है। तो अपभ्रंश भाषा का प्रचार किसने किया? सिद्धों ने किया,
जैनों ने किया, नाथ समुदाय ने किया। हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात अपभ्रंश का प्रचार तेज गति से बढ़ा। अतः हिंदी का महत्वपूर्ण, हिंदी का प्रारंभिक काल अपभ्रंश साहित्य में ही दिखाई देता है। तो हिंदी का जो प्रारंभिक काल है उसमें जो साहित्य है वह अपभ्रंश भाषा का है। इसी काल के 84 सिद्धों की संख्या 84 रही है और 84 सिद्धों में हिंदी का रूप निखर करके आया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप माना है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप माना, यानी कि हिंदी का जो विकास है वो अपभ्रंश के ग्राम्य रूप से हुआ है। तत्कालीन सिद्धाचार्यों ने लोक भाषा में ही लिखना प्रारंभ किया। सिद्धों ने वो लोक भाषा में लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि कोई कविता या काव्य रचना जन भाषा में लिखने से ही, क्योंकि कविता या जो रचना होती है वह जन भाषा में लिखी जाती हैं तो उसका जो जनता को लाभ मिलता है। इसी कारण से सिद्धों ने जन भाषा में लिखना प्रारंभ किया, बनती है और ख्याति प्राप्त करती हैं। अपभ्रंश भाषा के हेमचंद्राचार्य ने, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, हेमचंद्र आचार्य ने सबसे पहले अपभ्रंश भाषा का व्याकरण शब्दानुशासन लिखा। तो अपभ्रंश का जो पहला व्याकरण है वह हेमचंद्र आचार्य ने लिखा है और उस व्याकरण का नाम है शब्दानुशासन, पुस्तक का नाम है। किंतु हेमचंद्राचार्य से पूर्व ही सिद्धाचार्यों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर दी थी। अपभ्रंश भाषा का इतिहास बताता है कि हिंदी अपभ्रंश के आंचल में पली बढ़ी। यह बताता है हिंदी अपभ्रंश के आंचल में पली बढ़ी। कौन बताता है? अपभ्रंश भाषा का इतिहास कहता है। यही प्रारंभिक हिंदी की बुनियाद है, यानी कि हिंदी का विकास है वह अपभ्रंश भाषा से हुआ है। यह नाम बहुत महत्वपूर्ण है, उदय नारायण तिवारी। इन्होंने क्या लिखा है? आचार्य हेमचंद्र के पश्चात 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अभ्युदय के समय 15वीं शताब्दी के पूर्व तक का काल संक्रांति काल था। तो इन्होंने संक्रांति काल कहा है 13वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक के समय को, जिसमें भारतीय आर्य भाषाएं धीरे धीरे अपभ्रंश की स्थिति को छोड़कर आधुनिक काल की विशेषताओं से युक्त होती जा रही है। तो इस दौरान 13वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान उदय नारायण तिवारी जी का मानना है कि जो भारतीय भाषाएं हैं उनका उदय हो रहा था और वर्तमान हिंदी का जो रूप है वह धारण कर रही थी वे भाषाएं। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद, यह उनका ग्रंथ है, में हिंदी साहित्य के आदिकाल की विवेचना करते हुए अपभ्रंश के साहित्य को प्रधान स्थान दिया है। तो महत्वपूर्ण स्थान दिया है अपभ्रंश के साहित्य को हिंदी साहित्य के आदिकाल में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ है। डॉक्टर नामवर सिंह, यह भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, ये लिखते हैं देश धीरे धीरे इतना बढ़ा कि 13वीं सदी तक आते आते अपभ्रंश के सहारे से ही पूर्व और पश्चिम के देशों ने अपनी बोलियों का स्वतंत्र रूप प्रकट कर लिया। तो इस तरह से सभी के मत है वो आदिकाल के संबंध में या अपभ्रंश के संबंध में जो यहाँ पर दिए गए हैं वो स्पष्ट रूप से यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो लगता है हिंदी का क्षेत्र दो भागों में बंट गया है। पहला है पश्चिमी हिंदी और दूसरा है पूर्वी हिंदी। अपभ्रंश का साहित्य हिंदी के जन्म का कारण बना। तो हिंदी का जो विकास हम पहले जान चुके हैं अपभ्रंश से हुआ है और अपभ्रंश का साहित्य ही हिंदी के जन्म का कारण बना है। हिंदी साहित्य की परंपरा को देखें तो डॉक्टर नगेंद्र, ये भी नाम बहुत महत्वपूर्ण है, के अनुसार अपभ्रंश से ही क्षेत्रीय रूपों में परिवर्तित होने वाली बोलियों से हिंदी का रूप विकसित हुआ है। इनका भी यही मानना है कि अपभ्रंश से ही हिंदी विकसित हुई है।
अपभ्रंश अर्थात सौरसेनी अपभ्रंश, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी के रूप में प्रसारित हो रही थी। इनकी उपभाषाएं एवं मुख्य बोलियों से ही हिंदी का उद्भव माना गया है, जिसका सामान्य परिचय हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में सबसे पहले तो आदिकाल की जो पूर्व पीठिका के बारे में पढ़ा और इसमें हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा और साथ ही हिंदी भाषा का जो उद्भव और विकास क्रम है उसके बारे में हमने यहाँ पर विस्तार से पढ़ा। शेष अगले वीडियो में आप सबने बड़े धैर्य से वीडियो को देखा, इसलिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।